दबंग जिठानी। अरे ओ नास पीटी, खाना बनाने को क्या और 365 दिन जाएंगे हैं? देखे मनमोहन जी, वर्षा बहू ने अब तक खाना नहीं बनाया। मैं तो कहती हूँ हमें अभी इसके प्रति और सख्त रवैया अपनाना होगा। अरे यह क्या, मैं कब से कुछ कह रही हूँ आपको। अरे घुस ही जाइए ना अब एक बार के लिए उस न्यूज़पेपर में। अब अब क्या कहूँ, दिन भर तुम्हारा मुंह किसी नॉन स्टॉप टेप की तरह बजता ही रहता है, बजता ही रहता है। इसलिए अब मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। सासू माँ, ससुर जी, खाना बन गया है। आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए, मैं परोसती हूँ। इतना टाइम सो रही थी क्या रसोई में? अरे एक उबले हुए आलू को काटने के लिए भी तुझे 1 घंटा लगता है। कछुआ भी तुझसे ज्यादा तेज है। ओजस्विनी के दो बेटे होते हैं, बड़ा बेटा विराज और छोटा बेटा आकर्ष। बड़े बेटे की शादी वर्षा से हुई होती है। ओजस्विनी पूरे घर में सब पर अपनी चलाती है और हर किसी को दबाव में रखती है। स्वभाव की भी बहुत कठोर होती हैं। ओजस्विनी के इस बर्ताव के कारण वर्षा ने अपनी इच्छाओं का बलिदान दे दिया था और हमेशा से ही वो अपनी सास की हाँ में हाँ मिलाते आई थी। वर्षा बहुत ही मासूम और सीधी सादी होती है, जिसका ओजस्विनी और भी जम के फायदा उठाती है। ओ दो हंसों का जोड़ा है, कहाँ चले तुम दोनों? माँ, वो आज वर्षा का जन्मदिन है ना, इसलिए उसे ज़रा बाजार ले जा रहा हूँ। अब घर पर तो आप मनाने देंगी नहीं। अच्छा, बहुत प्यार उमड़ रहा है अपनी बीवी पर, है? अरे इतना ध्यान इस कलमुही में देने से अच्छा अपने कारोबार में दे। हम्म, और तू हीरोइन बन के लाल लिपस्टिक लगा के निकल पड़ी अपने पति परमेश्वर के संग, हैं? पता है ना, आज शाम को तुझे मेरे साथ बाजार जाना है। वहां मेरा सामान कौन पकड़ेगा? तू ही ना। और तू विराज, तुझे अगर बाहर जाकर खाना पीना घूमना है ना, तो चला जा अकेला, ऐसे मत ले जाया कर। वर्षा का मन बहुत उदास हो जाता है। ओजस्विनी उससे खूब काम कराती है और वर्षा काम करते वक्त खूब रोती है। थोड़े दिनों बाद छोटे बेटे आकर्ष की शादी रिम्पी से हो जाती है। रिम्पी के आते ही ओजस्विनी घर में और कठोरता से पेश आती है। और एमपी बहू, तुझे मैं पहले से ही समझा दे रही हूँ, इस घर की मालकिन मैं हूँ। और इस घर में जो कुछ भी होगा, चाहे वो कितनी ही छोटी बात हो या बड़ी बात, उसका फैसला मैं लूँगी। और तुम दोनों बहुएं अपना अपना काम सही से करोगी तो फायदे में रहोगी। ठीक है सासू माँ, समझ गई। मैं आपको शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी। लेकिन आप भी ना मुझ पर खामखा चिल्ला नहीं सकती फिर। रिम्पी समझ जाती है कि ओजस्विनी कितनी सख्त और कड़क स्वभाव की है। रिम्पी फिर भी वर्षा जितनी शांत नहीं होती। उस सास को सही जवाब देना जानती है। अब ओजस्विनी जैसे वर्षा के साथ पेश आती, वैसे ही नई नवेली बहू रिम्पी के साथ भी पेश आने लगती है। दोनों जेठानी देवरानी के बीच इतनी दोस्ती नहीं हो पाती क्योंकि ओजस्विनी उन्हें दिन भर काम में व्यस्त रखती हैं, जिस वजह से वो दोनों चैन से सांस तक नहीं ले पाती। ओजस्विनी अपने बेटों और पति को भी बस किसी न किसी काम में लगाती रहती और खुद आराम से रहती। फिर एक दिन वर्षा देखती है कि रिम्पी ने विराज से कुछ खाने के लिए मंगवाया है। ये लो रिम्पी, तुम्हें तो नुक्कड़ वाली कचौड़ियाँ खानी थी ना, खाओ अभी। एक्स्ट्रा चटनी भी लाई है जैसे तुमने कहा था। थैंक यू सो 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 मच जेठ जी। मुझे कब से मन था इन कचौड़ियों को खाने का। फाइनली मैं इन्हें खा पाऊंगी। रिम्पी और विराज को इतना करीब आते देख वर्षा को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही रिम्पी वर्षा का सीधापन देख उसका फायदा उठाते हुए कुछ न कुछ ऐसा करती ही रहती जिससे वर्षा और भी गुस्सा हो और उसके अंदर की शांत वर्षा एक गुस्सैल वर्षा में बदले। ऐसे ही एक रोज रसोई में दोनों काम कर रही होती है, तभी रिम्पी जानबूझकर वर्षा की साड़ी पर अचार डाल देती है और उसकी साड़ी खराब कर देती है, जिससे वर्षा गुस्से से तिलमिला उठती है। रिम्पी, जब से आई हो तब से देख रही हूँ, बस मेरे लिए सर दर्द बनती फिर रही हो। मुझे दुख, दर्द और गुस्सा दे रही हो। तभी रिम्पी अचानक से वर्षा के गले लग जाती है और वर्षा को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। आई एम सॉरी दीदी, लेकिन मैंने आपको जानबूझकर परेशान किया ताकि आपके अंदर का शांत ज्वाला एक दिन ऐसे ही फटे कि बस तबाही हो जाए। आपको पता है लोग आपका फ़ायदा क्यों उठाते हैं, स्पेशली सासू माँ?
क्योंकि आप बहुत सीधी हो, भोली हो। लेकिन वर्षा दीदी, अगर हम यूं ही सीधे बैठे रहे ना तो हमारी सास हम सबको खा जाएगी। पागल हो क्या तुम? हाँ, हूँ मैं पागल। देखिए, मैं अकेली उन्हें टक्कर नहीं दे सकती। अगर हम दोनों बहुएं साथ मिलकर टीम अप कर ले तो जब मुरझाया हुआ फूल ताज़ा हो जाए, यानी कि आप शांत से एकदम सख्त हो जाओ, तो फिर वो अपना राज कहीं चला ही नहीं पाएगी। आ, ये तो तुम सही कह रही हो रिम्पी। मैं हमेशा से ही सासू माँ की हर बात को मानती आई हूँ। वो पहले से ही सबको अपना गुलाम समझती हैं। उनके सामने यूं भीगी बिल्ली बनकर रहें तो वो समय के साथ हम पर और भी राज करेंगी। दोनों जिठानी देवरानी के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और अब वो दोनों तय करती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो दोनों अब और नहीं सहेंगी और ना ही अपने पतियों को और ससुर को सहने देंगी। फिर अगले दिन जब जिठानी वर्षा के मायके वाले यानी माँ बृंदा, पापा विनोद और वर्षा का छोटा भाई इंदर बिना बुलाए उसके ससुराल चले आते हैं, तब अरे समधन जी, समधी जी, इंदर, तुम तीनों यहाँ कैसे मुंह उठाकर आज हैं? वो दरअसल हम ना यहाँ बरेली में माता के मंदिर आए थे, तो सोचा चलो क्यों ना वर्षा बिटिया को भी मिल लिया जाए और आप सबको प्रसाद भी दे दिया जाए। वर्षा बिटिया, ये ले, सभी को प्रसाद बांट दे। वर्षा सबको प्रसाद बांटती है। ओजस्विनी को वर्षा के मायके वालों का यूं बिन बुलाए आना अच्छा नहीं लगता और वो पहले से ही उसके मायके वालों से नफरत करती है क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं। जब वर्षा अपने मायके वालों के लिए कप में चाय लाती है तभी ओजस्विनी उसे रोक लेती है। रुक जा वर्षा बहू, तू अपने मायके वालों को इन चीनी मिट्टी के कप में चाय नहीं दे सकती। रेम्पी बहू, जाकर इन सबको कागज़ के कप में चाय दे दो। और आप तीनों उठिए और हमारे बरामदे में रखे पटल पर जाकर बैठिए। आप लोग इस सोफे पर नहीं बैठ सकते क्योंकि इस घर में बैठने और चाय पीने की तो क्या, कदम रखने की भी हैसियत नहीं है आप लोगों की। वो तो शुक्र मनाइए मेरे बेटे विराज को कि आपकी लड़की पसंद आ गई। वर्षा अपनी और अपने मायके वालों की बेइज्जती होते देख बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो आखिरकार आवाज उठाती है। बस सासू माँ, बस, बहुत हुआ आपका नाटक। सालों से मैं बस सहती आ रही हूँ। मैं ही नहीं, इस घर में रह रहे सभी सदस्य, सबका जीना दुश्वार कर रखा है आपने। अरे आप जैसी सासू माँ और बीवी होनी ही नहीं चाहिए। मेरे माँ, पापा और भाई की बेइज्जती करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? भूल गई आप? आपके हर एक दुख सुख में मैं आपके साथ रही हूँ। रात रात भर जाकर आपकी सेवा की है। आपकी एक पुकार लगाते ही भागी दौड़ी चली आती हूँ मैं, और उस सब का सिला आप मुझे ये दे रही हो। सही कह रही है वर्षा दीदी, हम सब आपके नौकर नहीं है, रिश्तेदार हैं। ये हिटलरगिरी आप हम पर नहीं चला सकती और अब तो हम सहने वाले भी नहीं है। बहुत हो गया। शादी को वैसे भी 44 साल पूरे हो गए हैं, फिर भी आज तक तुम मुझे अपना सेक्रेटरी ही मानती हो और वैसे ही मेरे साथ पेश आती हो। हर जगह मेरा अपमान करती आई हो। कहने को तो हम आपके बच्चे हैं, लेकिन आपने तो कभी हमें ममता वाला प्यार दिया ही नहीं। बस सख्ती से ही पेश आई हो। हर चीज़ के लिए रोक टोक, ये मत करो, वो मत करो। अरे सौतेली माएँ भी इतनी बुरी नहीं होती। लेकिन बस अब और नहीं, अब हम सब आपका एक भी हुक्म नहीं पालेंगे। अब आपका सिंहासन गया। तभी ओजस्विनी डर जाती है और कहती है, अब मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे बुरी नहीं, अच्छी बनूंगी। मैंने बहुत गलत किया तुम सबके साथ, अब मुझे समझ में आ गया। जेठानी और सभी घरवाले ओजस्विनी के इस आंसुओं से पिघलते नहीं, बल्कि उसी की तरह कठोर बनकर उसे सबक सिखाते हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ ओजस्विनी भी ठीक हो जाती है और वो सबको प्यार देती है। वर्षा दीदी, आपने तो सच में कमाल कर दिया। आप तो फायर निकली। #मेरी दबंग जिठानी।